हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है वेंजू फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ, जिसके मेन कैरेक्टर हैं वन कशिंग और ज़ो जिशु, जिसे प्यार से शू भी कहते हैं। और वन कशिंग हमारा जो है घोस्ट वैली का चीफ है। और गाइस, मैं इसे वहाँ से शुरू करने जा रही हूँ। इसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हैं। MX प्लेयर पे ये हिंदी में आ रही है। आई गेस 16 to 17 जो है ये वहाँ पर आ चुकी है। ने इसके सारे एपिसोड हैं 36 और 37 स्पेशल एपिसोड है। मैंने 37 एपिसोड नहीं देखा, बट मैंने 36 एपिसोड तक इसे देखा हुआ था। आप भी उसे कहीं भी देख सकते हैं, वो सब टाइटल में भी अवेलेबल है। और हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में जो है धीरे धीरे MX प्लेयर पे आ रही है। तो मैं अपने फैन फिक्शन को वहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे वन किशिंग जो है वो और ज़ो जिशु जो होते हैं वो एंटर करते हैं ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी में। ज़ो जिशु नोटिस करता है कि वहाँ पे वाइट जेड हेयर पेन जो कि उसे लाओ वेन ने यानी कि वन कशिंग ने उसे गिफ्ट की थी, वो जो है उसके बालों में नहीं थी। और जो उसका वन कशिंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि ये जो थी रियल की थी ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी की, जो कि रिसीव हुई थी हीलर वैली को। और वो हीलर वैली का लास्ट जो है इंसान होता है जो हीलर वैली का रह जाता है। मतलब उसके पेरेंट्स हीलर वैली से थे और जिन्हें सबको जाओजिंग ने मार दिया था, जिसकी वजह से जो है वो लास्ट उत्तराधिकारी है हीलर फैमिली का। इसलिए उसके पास जो थी वो की थी। आशु जो है वो आंखें मटकाता हुआ सिर्फ देखता रह जाता है कि ये क्या बोल दिया, और इतनी प्रीशियस चीज़ जो थी वो वन कशिंग ने ज़ाओ जिशु को क्यों गिफ्ट की थी। तो ज़ाओ वन कशिंग कहता है कि जब मैं अपनी डेथ की प्लानिंग कर रहा था तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी थी आशु। और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे ऐसे बंदे के हाथ में दे दूँ जो ट्रस्ट वर्दी ना हो, जो कि विश्वसनीय ना हो। और सब जानते हैं वन कशिंग देखते ही ज़ो जिशु को उसे ज़ो जिशु से प्यार हो गया था, क्योंकि एक टाइम पे ज़ो जिशु बचपन में उसका सीनियर हुआ करता था। और ज़ो जिशु को देखते ही वो पहचान जाता है। लॉवन कहता है मैंने ये जो भी उसने कहा होता है कि मैंने ये तुम्हें सिर्फ इसलिए गिफ्ट की क्योंकि तुम मेरे विश्वसनीय पात्र हो, ये स्टेटमेंट सुन के ज़ो जिशु का दिल जो है वो पिघल जाता है। वो कभी नहीं चाहता था कि उसका जो सोलमेट है वो अकेले रह जाए। इवन वो जानता था कि 7 नेल की वजह से वो एक दिन मर जाएगा और वो अपने आप कर भी नहीं हो पा सकता था, और वो अपनी ट्रीटमेंट भी खुद नहीं कर सकता था। और वो कहीं ना कहीं जानता था कि अगर वो मर गया तो वन कशिंग भी खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि वन कशिंग ने लाइफ में इतने दुख झेले थे कि वो सिर्फ ज़ो जिशु से प्यार करता था। और उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने वो 7 नेल अपने शरीर में क्यों डाली थी, एक एक करके वो 7 कीलें अपने शरीर में क्यों घुसाई थी। और कहीं ना कहीं वो जानता था कि वन कशिंग जो है कितना ज़्यादा इंजर्ड है, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर आया है उसे बचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब घोस्ट वैली में बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया था और गू शियांग की मैरिज और चाओ एनिंग की मैरिज जो थी वो रद्द कर दी थी और दोनों को मार दिया था। चाओ एनिंग का सर कलम कर दिया था और गू शियांग को मार दिया गया था। तब से वन कशिंग सबसे लड़ते लड़ते कितना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, और वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था कि वो मर सकता था। लेकिन ज़ो जिशु को बचाने के लिए आज वो अपने डेथ बेड से भी उठकर यहाँ आ गया था। तो ज़ो जिशु की जो आंखें होती हैं वो आंसुओं से भरने लगती हैं। गाइस, ये जो नॉवल है ये फार अवे वांडरर्स का आगे का पार्ट है। मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं पढ़ी, बट मैंने वर्ड ऑफ ऑनर देखा है और उसके आगे का पार्ट जो मैंने फ़ैन फिक्शन बनाकर लिखा है ये वो पार्ट है। तो उसे चलिए आगे शुरू कर रहे हैं। ज़ो जिशु की आंखें बहुत ज़्यादा आंसुओं से भर गई थी और वो हिलता इधर उधर जाता। वो दोनों येनियन हीलर वैली बुक के बारे में जो है इधर उधर सर्च कर रहे थे। वन कशिंग भी जो है सर्च करता है बहुत सारे सेक्शन में कि उसे येनियन वुडन स्क्रिप्चर मिल जाए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर था गाइस, उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत थी। वो बहुत सारे स्क्रिप्चर देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के, कोर शिफ्टिंग प्रोसेस के और रिलेटेड टू इमोर्टैलिटी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स होते हैं। वो आसपास देखने लगते हैं
हर चैम्बर, हर जगह वो जो है स्क्रिप्चर्स को देखने जाते हैं। उन्हें बहुत सारा फूड ग्रेन मिलता है, स्टॉक जो कि वहाँ पर रखा गया था, और बल्क में बहुत सारा सर्वाइवल का, मतलब कोई बंदा अगर वहाँ फंस जाए, और आपने देखा था कि हीलर वैली कितनी ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई थी, तो अगर ऐसे टाइम में कोई वहाँ फंस जाए तो वहाँ पर रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ ऑलरेडी रखी हुई थी। जैसे कि बहुत सारे मसालों को इन्होंने प्रिजर्वेटिव बनाकर रखा हुआ था। 20 साल से उस जगह कोई नहीं आ पाया था, लेकिन उनके पास इतनी अच्छी टेक्निक्स थी कि उन्होंने सब कुछ लोगों के लिए रिजर्व करके रखा था। तभी वहाँ पर लोग जो थे इतने इतने टाइम बाद फंसने के बावजूद भी वहाँ पर सर्वाइव कर जाते थे, और अपनी कोर स्ट्रेंथ को भी बहुत हद तक आगे पहुँचा लेते थे। वो लोग जो है लाइब्रेरी पवेलियन में एंटर करते हैं और सब चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। वैंकशिंग जो है नोटिस करता है हर डिटेल को। ज़ो ज़िशु भी जो है हर चीज़ देखता है, और आशु को रियलाइज़ होता है कि जो उसके फादर थे ना, वो झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि एक बार वो भी इस हीलर वैली के इस तरह ग्लेज आर्मर यहाँ पर भी फंस गए थे, लेकिन वो सरवाइव कर गए थे। लेकिन जिन सेक्ट के जो लोग थे उन्होंने उन्हें दगाबाज कह दिया था और उन्हें मार दिया गया था। तो वो समझ सकता था कि उसके पापा जो थे वो सरवाइव यहाँ पर क्यों कर गए थे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का स्टॉक था, खाने का, पीने का, हर चीज़ का यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों ने स्टॉक बनाया हुआ था। बर्फ़ तो आप फिर भी बाहर से लेके पिघला के पी सकते थे, पर खाने वाने, फूड स्टोरेज और बहुत सारे ड्राई फ्लावर्स उन्होंने वहाँ पर रखे हुए थे। हर चीज़ वहाँ पे ऑलमोस्ट उन्होंने स्टोर करके रखी हुई थी। और वो देखता है कि लाइब्रेरी पवेलियन में एक फार्मिंग सेक्शन का और कल्टीवेशन वर्ल्ड की मार्शल आर्ट्स का भी जो है बहुत सारी डिटेल लिखी होती है। 6 कॉम्बैट के बारे में भी, मार्शल आर्ट के बारे में भी उन्होंने लिखा होता है। आशु जो है लाओ वैन से पूछता है उसकी पुरानी इंजरीज़ के बारे में, और जो हमारा वन कशिंग होता है वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगता है। वन कशिंग एक स्टेप आगे आता है और एक्सप्लोर करता है लाइब्रेरी पवेलियन को, ताकि वो आशु को जो है, यानी कि ज़ो ज़िशु को कर सके। और वहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। लाइब्रेरी के बीच में उसे बहुत सारी फ्लोर की लेंथ दिखती है, जहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स, मेडिटेशन और ना जाने कोर, गोल्डन कोर को रिकवर करने वाले कितने सारे जो हैं स्कल्पचर पड़े होते हैं। और वहीं पे यिन बुक भी है, एक आयरन बुक होल्डर में पड़ी होती है, जिसका जो है रेड कलर के जो है संदूक सा होता है, उसके अंदर उसे रखा गया होता है। वो बुक जो थी, लाओ वैन उसे देख के खुश हो जाता है, क्योंकि वो आशु के जो 7 नेल कर्स थे उसे ठीक कर सकती थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके सोलमेट की लाइफ जो है वो बचा सकता है। वो अपनी एक जगह ऊपर जाके सीट लेते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस पकड़ते हैं, और एक दूसरे के हैंड को पकड़ के वैनकशिंग जो है वो समन करता है जो भी चैंटिंग जो है लिखी होती है उस हीलर बुक में, और उस रिचुअल को परफॉर्म करता है और पास करता है अपनी सारी एनर्जी ज़ो ज़िशु यानी कि उसके आशु को। वैनकशिंग को याद आता है ओल्ड मॉन्स्टर यानी कि ये बाई, जो कि उनके फादर के भी जो थे टीचर थे, उनके गुरु थे, उन्होंने बोला था। और ज़ो ज़िशु के फॉर्मर जो मास्टर्स थे उनके भी वो गुरु थे, उन्होंने बोला था कि जो वैनकशिंग है वो ज़ो ज़िशु को बचा सकता है। फ्लैशबैक जो है शुरू होता है कि वो कैसे बचा सकता है। फ्लैशबैक में यहाँ दिखाते हैं कि ये भाई जो है अपनी सारी एनर्जी को वैनकशिंग में जो है डाल देता है, और उसकी जो है वो निद्रा में होता है, यानी कि अनकॉन्शियस होता है, उसे तोड़ देता है ज़ो ज़िशु की लाइफ बचाने के लिए। ये भाई इन्फॉर्म करता है वैनकशिंग को ज़ो ज़िशु के बारे में कि उसे कैसे जो है क्योर करना है, मतलब उसे कैसे ठीक करना है। वो बोलता है एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक के सर्वाइवल के लिए, यानी कि अगर किसी को जीना है तो किसी को मरना होगा। और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक जो है ओवर हो जाता है, और वैनकशिंग जो है ये बात अपने दिमाग में रख लेता है कि वहाँ पर उन दोनों में से कोई एक बचेगा। और वैनकशिंग कभी नहीं चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स को खो चुका, सबको खो चुका, गू शियांग को खो चुका, हर बंदा उसकी जो है
वेलिका मर चुका था, घोस्ट वैली तबाह हो चुकी थी, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था सिवाय ज़ोउ ज़िशु को। और अगर उसका सोलमेट ही ख़त्म हो जाएगा तो वो कैसे जी सकेगा। कुछ घंटों के बाद मेडिटेशन जब वो चल रहा होता है तब वैन किशिंग के जो हेयर हैं वो टर्न होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं, और वो अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है ज़ोउ ज़िशु को। वैन किशिंग अपोलोजाइज़ करता है अपने मन ही मन में, आशु प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी नहीं चाहता था तुम्हें कुछ हो। उसे दुख लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं उसने जो है आज ज़ोउ ज़िशु से थोड़ा झूठ बोला है, और उसे याद आता है, वो मन ही मन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें झूठ बोला, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है आशु। वो मन ही मन ये सब बोल रहा होता है कि अगर एक को बचना है तो एक को अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी होगी। और ये बाई के वर्ड्स थे जो कि उनके फोर फादर की तरह ही थे, जो कि दिखते तो जवान थे, काले बाल हुआ करते थे, बट वो अपनी मोर्टैलिटी से तंग आ चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने सामने कितने लोगों को खोते हुए देखा था। हम बहुत टाइम तक तो साथ नहीं रह सके, वो मन में सोचता है इस लाइफ टाइम में, लेकिन मुझे शांति मिलती है जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेता हूँ। तुमने मेरी लाइफ को कंप्लीट कर दिया आशु। मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी, हर चीज़ जो है, हर हेट्रेट जो भी मेरे मन में लोगों के लिए थी, मैं सब माफ़ कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुमने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल होती है और एक सोलमेट के साथ ये ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ हर जगह घूमना चाहता था। वैन किशिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके चेहरे पे एक फेंट सी स्माइल आती है। उसका फेस जो है वो सिर्फ ज़ोउ ज़िशु को देखता रहता है। अपने आखिरी पलों में वो जानता था कि वो शायद अब जिंदा ना बचे। वो ज़ोउ ज़िशु मेडिटेट कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन वैन किशिंग अपना एक बार भी अपनी नज़रें ज़ोउ ज़िशु से नहीं हटाता। वो आशु के फेस पे देखता रहता है और अपनी सोल को अपनी मर्ज़ी से गिव अप कर देता है अपने लवर की सोल को बचाने के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए। वैन किशिंग अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सारी एनर्जी ज़ोउ ज़िशु को दे देता है। और मेडिटेशन जो उनके हाथ एक दूसरे से बंधे होते हैं, उनकी जो पाम हैं, हथेलियाँ एक दूसरे को छू रही होती हैं, वो एनवायरनमेंट दोबारा से यिन यान एनर्जी को क्रिएट करता है। लव वन जो है अपना सारा कुछ आशु को दे देता है, अपनी बॉडी का सारा यिन आशु को दे देता है और अपनी लास्ट ब्रीथ लेता है। और जैसे ही वो अपनी लास्ट ब्रीथ देता है, वो दोनों मेडिटेट कर रहे होते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी से वो अपनी कोर ट्रांसफ़र कर देता है, अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और वो अपने हाथों को एक साथ बांधे होते हैं, बहुत सारी स्पेल कर रहे होते हैं। ये यिन एनर्जी के पाउडर हवा में फैला होता है। सडनली ज़ोउ ज़िशु को रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गलत है। लव वेन का हाथ जो है उसके हाथ से एकदम से स्लिप कैसे हो रहा है, और उसका लव वेन यानी कि वैन किशिंग एकदम से अपनी जो है बेहोशी की कंडीशन में कैसे आ गया। ज़ोउ ज़िशु को कुछ अजीब सा फील होता है। वो इंस्टेंटली जो है आंखें खोलता है और फटाफट से एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ वो उसके हाथ को पकड़ता है। उसकी आइज़ वैन किशिंग यानी कि चीफ ऑफ घोस्ट वैली की तरफ ही देख रही होती है, फेमस फॉर हिज ब्यूटी, जिसकी खूबसूरती दुनिया भर में फेमस थी। उसके काले बाल, उसके सुनहरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी आँखों में जो स्पार्क हुआ करता था गाइस, वो कहीं उसकी आंखें बंद थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बार बार कहता है लव वेन, लव वेन, वैन किशिंग, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे बाल एकदम से सफ़ेद कैसे हो गए हैं? मजाक मत करना। लव वेन, वैन किशिंग। ज़ोउ ज़िशु पैनिक हो जाता है, उसे डर लग रहा होता है कि ये क्या हो गया, और वैन किशिंग की साइड से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा होता। तो वो वैन किशिंग के हाथों को ज़ोर से पकड़ लेता है और 1 मिनट के लिए भी जाने नहीं देता। वो फटाफट उसकी नर्व्स को चेक करता है और उसकी नर्व्स नहीं होती गाइस, उसकी हार्ट बीट भी रुक गई होती है। फटाफट से बहुत सारे आंसू जो हैं ज़ोउ ज़िशु की आंखों से निकलने लगते हैं और वो कहता है तुम ये मजाक नहीं कर सकते, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते लव वेन। मैं जानता हूँ ये भी दोबारा से तुम फेक डेथ का प्लान कर रहे हो ना, मुझे सब पता है,
तो मुझे इस बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लाओवेन, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे सच में बेवकूफ़ बनाया तो। लाओवेन, लाओवेन। और वो रोता रहता है, उसे नहीं पता होता कि क्या हो गया है, और वो बस चाहता था कि एक बार वन केशिंग अपनी आंखें खोले और बोले कि अशु मैं ठीक हूँ। लेकिन इस बार कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं था। शायद उसका साथी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के जा रहा था। गाइस, मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं इसे आगे परस्यू करूँगी। जिन्होंने वर्ड ऑफ ऑनर देखा है वो लोग समझ गए होंगे कि मैंने आज कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। लास्ट 36 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये फ़ैन फिक्शन को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई किया है। यहीं से जो है हम शुरुआत करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स की। और हाँ, आगे इन दोनों की शादी भी होगी, और ये मेल प्रेगनेंसी पे बेस्ड है। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और कमेंट से भर दें अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। और हेटरेट की यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है मेरे चैनल पे गाइज, तो प्लीज़ हेटरेट कमेंट ना कीजिएगा। नहीं पसंद तो स्किप कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।